नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ, जो है हिंदी की व्याकरण की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है वृद्धि संधि। और दोस्तों, ये कक्षा 7 के लिए बनाई गई है। बाकी आप इसको कक्षा 6, 7, 8, 9 या 10 किसी भी कक्षा में बना सकते हैं, क्योंकि व्याकरण की पाठ्य योजना एक ऐसी पाठ्य योजना है जिसे कक्षा स्तर के अनुसार आप किसी में बना सकते हो, चाहे वो 6 के लिए हो, 7 के लिए हो, 8 के लिए हो या फिर 9 के लिए हो। तो आप किसी भी कक्षा स्तर के अनुसार बना सकते हो, बस उसका लेवल कम या ज़्यादा करना आवश्यक है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना है और जिसका प्रकरण है वृद्धि संधि। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ सामान्य उद्देश्य वो देख लेते हैं। तो इसके कुछ सामान्य उद्देश्य में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पादन करना, और जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में पहले बता चुका हूँ कि सामान्य जो भी उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी उद्देश्य होते हैं वो सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो ये सभी उद्देश्य सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। उसके बाद होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे प्रकरण हमारा क्या है, वृद्धि संधि। तो जो वृद्धि संधि से जो रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। तो इसमें जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको भी आप अच्छे से देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये मैं बोल के बता देता हूँ कि विषय वस्तु का ज्ञान करना, वृद्धि संधि से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे और छात्र हिंदी के शुद्ध एवं परिमार्जित रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐसा लिखा हुआ है। ये थोड़ा क्या है कि PDF में थोड़ी प्रॉब्लम है, शायद उस वजह से आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन मैं बोल के बता दिया हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारी सहायक सामग्री, यानी जब हम एक छात्र अध्यापक पाठ को प्रस्तुत करता है तो किन किन चीज़ों की उसमें सहायता होती है, वो सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे श्यामपट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, संकेतिका है, ठीक है। तो ये सभी सहायक सामग्री। उसके बाद विशिष्ट सहायक सामग्री का भी हम प्रयोग करते हैं। इसमें आलेख पत्र का अगर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम वृद्धि संधि में आलेख पत्र का अगर हम प्रयोग करते हैं, किसी चार्ट का हम प्रयोग करते हैं, तो वो विशिष्ट सहायक सामग्री के प्रयोग में। तो हम व्याकरण की पाठ्य योजना में, खास करके संधि की पाठ्य योजना में और समास की पाठ्य योजना में अब चार्ट का प्रयोग करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और पाठ भी आसानी से हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। तो वृद्धि संधि से संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, अगर दीर्घ संधि से बच्चों में पूर्व ज्ञान है तो वो वृद्धि संधि को समझने में आसानी रहती है, क्योंकि हम अज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें शिक्षण सूत्र के अनुसार चलते हैं। तो बच्चों में जो पहले ज्ञान है, जो ज्ञात है, जो बच्चों में पहले जानकारी है, तो नवीन ज्ञान की तरफ इसमें हम बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा बिंदु प्रस्तावना। तो इसमें प्रस्तावना में ये भी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको बोल के बता देता हूँ। तो इसमें है देवाल्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवाल्य जो शब्द है उसका संधि विच्छेद, तो बच्चों में दीर्घ संधि को लेकर अच्छे से जानकारी है तो बच्चे देवाल्य से संबंधित ही हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे दीर्घ संधि से रिलेटेड, ताकि हम जो बच्चों में ज्ञान है दीर्घ संधि का, उसी से नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान वृद्धि संधि के बारे में देंगे तो उसकी तरफ चलेंगे। तो देवधन आलय ऐसा लिखा हुआ है, तो देवधन आलय तो देवालय बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, देवधन आलय यानी देव प्लस आलय है, उसमें जो अंतिम स्वर है वो कौन सा है, तो अ है ना। तो देवधन आलय, जो ये जो अंतिम स्वर कौन सा है, इसमें देव है, ठीक है, इसमें देव है, जो व में अ है ना उसे बताया गया। उसके बाद आलय में जो प्रथम स्वर है, तो आलय में आ है तो उसका आ जाएगा, ठीक है। आदि शब्द पूछा है यानी प्रथम स्वर। उसके बाद अ और आ के मिलने से क्या होता है, तो वो आ स्वर यानी आ दीर्घ होता है। तो ऐसा बच्चे दीर्घ संधि में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम नवीन बात करेंगे कि आ और आ मिलने से तो आ होता है, लेकिन आ और ए को अगर हम मिलाए हैं, ठीक है, आ और ए को अगर मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, तो बच्चे इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि बच्चों ने अभी तक दीर्घ संधि ही पढ़ रखी है। तो आगे चलते हैं हम कि उद्देश्य खत्म कि आज हम ए और या फिर आ, उससे प्लस में अगर ए या फिर ओ हो तो हम उसको क्या बनाते हैं, ऐसा हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वृद्धि संधि ऐसा उसे कहते हैं, उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। तो इसमें प्रस्तुतिकरण पहला बिंदु होता है, जिसमें हम क्या है कि उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि जो व्याकरण की पाठ्य योजना अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आगमन विधि से अगर हम करते हैं तो ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो इसमें आगमन विधि का मतलब है पहले उदाहरण देंगे फिर उसके बाद नियम बताएंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं, सदैव अच्छा
काम करते रहना चाहिए, ठीक है, या फिर सदैव अच्छा काम करो, ऐसा एक प्रश्न है, ठीक है। वैसे ही प्रेम सुख स्वैच्छिक पड़ता है, सुदोधन महोषध पिता है, ठीक है। त्रिफला एक दिव्योषधि है। ऐसे हम प्रश्न बच्चों के सामने रखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वाक्य में प्रथम वाक्य में जो संधि युक्त पद है वो कौन सा है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे कि सदैव है। सदैव का संधि विच्छेद सदादन एवं हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान रखना ये प्रस्तुतिकरण का बिंदु है, तो हम बच्चों को बताएंगे, यानी एक छात्राध्यापक बच्चों के सामने ये प्रस्तुत करेगा कि सदा शब्द में जो अंतिम है वैसे ही दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग चलेगा। सदा में क्या हुआ, सदाधन एव है तो सदा में दा में आ है, उसके बाद एव शब्द है सदाधन एव, सदा प्लस एव, तो एव में ए है पहले तो ए, तो आ और ए अगर इनको प्लस करते हैं तो उसका क्या बनता है, तो ऐसा बच्चों को हम पूछेंगे। जब बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम उसका आंसर देते हैं कि इसको वृद्धि होती है, और जहाँ पे ए और ए होता है, ठीक है, ए होता है तो वहाँ वृद्धि क्या होती है, वहाँ पे अई वृद्धि हो जाती है, ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। तो सदाधन एव तो सदैव बन जाएगा। तो उसके बाद सामान्यीकरण होता है, जब हमने बच्चों को ये बता दिया, वैसे ऐसे और भी एग्जाम्पल हम, जैसे हमने 4-5 वाक्य बनाए तो वैसे 4-5 वाक्यों के अनुसार 4-5 उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक दे के बताया है, बाकी आप 3-4 इसमें उदाहरण दिए गए हैं तो उनको भी बताना ज़रूरी है। उसके बाद सामान्यीकरण इसमें बता सकते हैं कि ए और आ अगर पहले हो और प्लस के चिन्ह के बाद ए और आई हो तो आई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ए और आ के बाद प्लस के बाद अगर ओ या फिर औ हो तो उसको औ हो जाता है, ऐसा बच्चों के सामने सामान्य रूप से रख दिया है। उसके बाद दूसरा देखिए, सुदोधन महोषध पिता है, यानी जो सुदोधन है वो महोषध के पिता है, ऐसा हम वाक्य बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे ऊपर जो लिखित है इसमें ऐसा लिखा गया है, वो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बोल के बता देता हूँ कि ऊपर लिखित वाक्य में संधि युक्त पद क्या है, तो ऊपर लिखे वाक्य में संधि युक्त पद है तो संधि महोषध है, ठीक है। उसके बाद महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका उत्तर देंगे बच्चे महा और औषध। उसके बाद महा शब्द में अंतिम स्वर क्या है, तो जो महा औषध में अंतिम शब्द है वो क्या है, वो स्वर है महा में आ है, ठीक है। महा है उसमें जो हा है उसमें स्वर क्या निकल रहा है, आ का स्वर निकल रहा है। और उसके बाद औषध, ठीक है, जो औषध जो शब्द है उसमें जो प्रथम स्वर है वो औ का निकल रहा है, तो जब आ और औ की बात होती है तो वहाँ पे वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि में क्या आएगा, औ ही आएगा, तो महौषध हो जाएगा वापस, है ना। और उसके बाद हमारा कक्षा कार्य है, कक्षा कार्य में जैसे तथैव है, एक है, महेश्वर है, जलौग है, ठीक है। ऐसे हम शब्द बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी बच्चों से ये कक्षा कार्य करवाते हैं, ठीक है, यानी हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं और बच्चे उनको कक्षा के अंतर्गत ही उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और वही कक्षा कार्य कहलाता है। उसके बाद हमारा अंतिम बिंदु आता है गृह कार्य। गृह कार्य में वृद्धि संधि से युक्त 10 शब्दों को आप लिख कर लाइए, ऐसा हम बच्चों को गृह कार्य के रूप में लिख कर लाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, पाठ्य योजना आपको कैसी लग रही, पाठ्य योजना अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और तमाम दोस्तों में शेयर भी करना। और दोस्तों, ऐसी ही नई नई पाठ्य योजना मैं लाता रहता हूं, तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां से जैसे आप PDF को टच करोगे तो आप PDF पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे और उसको आसानी से आप बना पाओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक रोचक नई पाठ्य योजना के साथ अगले दिन। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।